सलामती हो उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो ज़िक्र खैर पे मुंतज़िर रहते हैं। आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ एक बार फिर एक नई पर्सनैलिटी ताहिरा हसन मैम शामिल हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम से हम जानते हैं मैम के प्रीवियस रिकॉर्ड्स के ऊपर। मैम सलाम अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आपकी आवाज़। थैंक यू। मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर वर्क एज़ अ सोशल वर्कर। जी, मैं ये उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, इसको कहा जाता है राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है, उसमें 27 साल से औरतों के मुद्दों पे काम कर रही हूँ। मैं 13-14 साल नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन की, और उसके अलावा मैं सभी महिलाओं के मुद्दों पे काम करती हूँ। दलित महिलाएं और ये मेहनतकश महिलाएं, चिकन वर्कर के साथ भी मैंने काम किया है, बीड़ी वर्कर के साथ भी मेरा काम है, और जो खेत मजदूर महिलाएं हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है, और उत्तर प्रदेश की बलिया, बस्ती, रिमोट एरिया में भी उनके साथ जाके बातचीत की है। और मैं ये भी बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब बन रहा था तो उसमें हम लोग जगह जगह जाके सर्वे करते थे, लोगों का इनपुट लेते थे। और ये मैं तो कहूँगी कि वीमेन राइट एक्टिविस्ट की और हमारी महिलाओं का ही ये था कि उन्होंने मजबूर किया लोगों को, संसद में हमारे जितने सांसद हैं, कि वहाँ से कानून बना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि औरतें सबसे ज़्यादा सेफ चार दीवारी में हैं। ओके। और ये जो निर्भया का हुआ, निर्भया का हीनियस क्राइम, तो मैं अपने को बहुत अपॉर्चुनेट मानती हूँ कि एक कमेटी जो बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसने एक मजबूत कानून बनाया था टू कंट्रोल सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वीमेन, उसमें मेरे भी इनपुट है। तो मुझे लगता है जो 27-28 साल का काम मैंने उत्तर प्रदेश की सरजमी पे किया है और ख़ासकर ग्राउंड पे किया है, तो उसका असर है कि बहुत सी चीज़ें औरतों के लिए बेहतर हुई हैं। जो हमारा हाशिया का समाज है, जो मार्जिनलाइज क्लास है, उसके लिए बेहतर हुई है, क्योंकि जो बिल्कुल एक सुरंग बिल्कुल अंधेरी थी, उसमें कुछ रोशनी की किरण आई है। बहुत से कानून बने हैं, और जब ये कानून बनवाए जाते हैं, आम आदमी के हित में बनवाए जाते हैं, मजदूरों, किसानों, औरतों के हित में बनते हैं, तो जाहिर है वो एक टूल होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने अधिकारों की, अपनी राइट्स की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो निहित है, जो इंश्राइंड है, उसके लिए वो मजबूती से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद भी औरतों के लिए, उनको आगे उठाने के लिए बहुत से ऐसे आर्टिकल 14, 15 है जिसमें इक्वलिटी की बात किया है। और बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं कहा जा सकता, सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वहाँ औरतें, उस सोसाइटी की औरतों का एक्सेस हेल्थ, एजुकेशन, नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग पे नहीं। डिसीजन भी औरतें लें, नॉलेज भी उनको दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक नाउ आई व्हेन आई सेट, तो आई रियलाइज कि चलो मैंने कुछ तो एक लंबे टाइम में अपने काम से बेदारी लाई हूँ मैं लोगों में, और ये मुझे एक सुकून देता है। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ सोशल वर्कर? देखिए, मैं शुरू से मेरा था, जब मैं छोटी थी तब भी घर में देखती थी कि हमारी जो हम प्रतापगढ़ से रखते हैं ताल्लुक, तो हमारे दादा के नाम से रोड भी है, वहाँ सिप्तैन रोड, हम सिप्तैन मंजिल में रहते थे। तो वहाँ पे हमारी जो हेल्पर्स होती थी, तो बहुत सी को देखते थे कि शादी हुई लड़कियां मारी जा रही हैं, वो आती हैं, फिर वो एडजस्ट करने की बात करती थी। तो उस टाइम से ही मुझे ऐसा लगा कि ये एडजस्टमेंट वाला जो वोकेबलरी, एक जो उसमें में जो ये एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ है, ये हटना चाहिए। जबकि मैं तब मेरे ख्याल में 7th-8th क्लास में थी। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गई, फिर मैंने वहाँ से एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ह्यूमन राइट्स में भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो मुझे जी, तो मुझे वहाँ पर भी मैं बराबर लड़कियों के, हम लोग मिलके जो कोई ऐसा होता था उनके साथ नाइंसाफ़ी, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होते थे। तो मुझे लगता है ये बेदारी बचपन से आती है कि गैर बराबरी ना हो, या आप खुद मतलब एहसास कर वाले हैं, हसास पर्सन है, तो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि वही इंसान मुकम्मल है, और मुझे तो लगता है कि हमारा जो इस्लाम है उसमें भी ये है, चाहे वो
प्रॉफिट रहे हों या बाद में मौला अली रहे हों, उन्होंने हमेशा जस्टिस अदल की बात की है कि अदल कायम रहे। तो Very मुझे true. लगता है अदल के लिए हर इंसान को बोलना चाहिए। Ma'am, how long you have been working in this field? मुझे 27 साल मैंने बताया कि मुझे हो गया Yes, yes. औरतों के It's काम very long करते period. करते, जी जी, उनके इशू को, सोशल इश्यूज को उठाते हुए, जैसे कि औरतों का आज से ये बता रही थी, मैं मिली थी इनको यूनिटी में, तो मुझे वहाँ ये अच्छा लगा था कि उन्होंने औरतों में इतनी ऑप्रेस क्लास की जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उस जी। सेक्शन में गई थी, उस वाले उसमें गई थी जो एक शाम को चलता है जी उनका। जी जी। तो मैंने देखा कि वो बच्चे कितने बेदार, कितनी अच्छी पढ़ाई में हो रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस उनको मुहैया। सही। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी होनी चाहिए और औरतों को, लड़कियों को खास करके जो उनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो कुकिंग अच्छी करते हैं तो उनको फूड वॉक्स, फूड जी। फेस्टिवल, इस सब में हेल्प करना चाहिए कि उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी हाँ है। बहुत, अब हमारी औरतें जो है एंटरप्रेन्योर हो रही हैं, बिल्कुल। उन्होंने वो तमाम जो एक रिजिड लाइन खिंची हुई थी स्टीरियोटाइप की, जिसमें कहते थे कि औरतें सिर्फ जो है 9 to 5 काम कर सकती है, उन्होंने बता दिया, उसको तोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम हमेशा जॉब सीकर की तरह नहीं है, हम जॉब प्रोवाइडर भी हैं, प्रोवाइडर हैं। हम अपनी कंपनीज चला रहे हैं, हम अगर एक मसाले का भी शुरू कर रहे हैं तो हम उसमें कितनों को जॉब दे रहे हैं मसाला बनाने सही। में, कितनी महिलाएं उसमें लग रही हैं, कितना, मतलब इस तरह से औरतें बहुत जॉब जनरेट भी Very कर true. रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो हुनर है उसको लेके आगे बढ़े, और ये इस तरह की बेदारी जब लोगों में आ जाएगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। Ma'am, according to you, what are the biggest challenges which women are facing right now in the society today? देखिए, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वीमेन आर फेसिंग इज द डिस्पैरिटी इन इक्वालिटी, और जो एक रेखा उनके लिए खींची जाती है, लाइन, आई मीन दे कैन नॉट क्रॉस They दिस cannot लाइन, मैन कैन क्रॉस। तो वो एक चीज है जिसको औरतों ने असॉल्ट किया है उस लाइन पे, और औरतें बराबर ये कह रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी लड़ाई, हमारी फाइट आदमियों से नहीं है, बिल्कुल। हमारी फाइट गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की फाइट है। जी जी। हम चाहते हैं कि ये जो जकड़बंदियां हैं, जो रीत रवाज है, जो औरतों को द्वैन दर्जे का नागरिक बनाते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन बनाते हैं, उनको तोड़ा जाए, उन रीति रिवाजों पर प्रहार किया जाए, उन रीति रिवाजों को तोड़ दिया जाए, जिससे कि औरतें भी खुले आसमान में लड़कियां परवास कर सके। तो ये औरतों का सिर्फ ये मोटिव, जो चैलेंज है उसको वो डील कर रही हैं, उससे हेड ऑन ले रही हैं। अब लड़कियां आंखों में आंख डाल के बात कर रही हैं, जी। सवाल कर रही हैं। पहले तो रेप केस, अगर किसी का रेप होता था तो जल्दी सही। एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, लोग कहते चुप रहिए, इज्जत की बात है। जी। लेकिन अब लड़कियां कह रही है उनकी नहीं, डरना तो रेपिस्ट को चाहिए, घबराना तो उसको चाहिए। तो इस तरह से सही बात। लड़कियां बेदार हुई हैं। जी। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। चैलेंजेस तो अभी भी बहुत है, गैर बराबरी का चैलेंज है, इनसिक्योरिटी का चैलेंज है उनके साथ, अभी भी डावरी जैसी जी, जी, जो जी। इविल प्रैक्टिस है, कुप्रथा जिसको आप कहेंगे, वो उनको द्वंद दर्जे का नागरिक बनाती है, आज भी मौजूद है। इस्लाम में उसका नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी चल रही है, जी जी। और बड़ी धड़ल्ले से चल रही है। तो ये सब चीजें जो खराब चीजें हैं, उनको अभी खत्म करने में औरतों को हेड ऑन लेना है भी, और ऐसी जगह शादी न करें लड़कियां जो दहेज मांगते हैं, सही। क्योंकि जहाँ डावरी मांग रहे हैं वो कभी उनका ग्रीड खत्म नहीं होगी। तो इस तरह का है जब अभी लड़कियां, रिसेंटली एक केस मैम आया था नोएडा में, वो उनको फॉर्च्यूनर चाहिए थी, जी स्कॉर्पियो, जी, तो मैं आपने कहने देखा ही जा रही होगा। थी जी। जी, वो उस केस में देखिए, और फिर ट्रिशा का कितना केस में भी वही आया कि उनको भी बिल्कुल मैम। चाहिए थी, जबकि सास उनकी रिटायर्ड जज है। रिटायर्ड जज तो ये थे। जरूरी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे लोग उस तरह, वो भी वैसी बात कर रही हैं जो एक पेट्राकल सोच वाली औरत कर सकती है। तो सही। पेट्राकल सिर्फ मर्द नहीं होता है, औरतें भी अक्सर पेट्राकी की कैरियर बना दी जाती हैं, और सही। वो भी करती हैं इस तरह की। जब बच्चा पैदा होता है, तो बेटा होता तो कहते हैं ठीक है, बहुत जश्न मनाया जाता है, कहते हैं लड्डू है, टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन लड्डू है। लड्डू लड़की है। नहीं, ये औरतें ही कहती थी, यानी वो पेट्राकी की वाहक की कैरियर बना दी जाती है, वो उसको लेके आगे चलती है पेट्राकी को। और पेट्राकी हमारी सोसाइटी में बहुत डीप रूटेड है। तो ये आसान नहीं होता हमारी बच्चियों के लिए
भी खुल के अपनी बात कहना, निकलना, जाना। शादियों में जो ये मर्डर हो रहे हैं, ट्यूशा में भी हुआ, तो बिल्कुल। लड़की ने फ्रेंटिक कॉल किए थे ड्रेस में, लेकिन लेने में जाने में देर लगी पेरेंट्स सही। को। मैम, what role does education plays in empowering women? Oh, yes, very important. It's a key point. I mean, एजुकेशन तो मैं कहती हूँ कि हर एक को मिलना चाहिए। हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंश्राइंड है राइट टू एजुकेशन, उससे डिनाई नहीं करना चाहिए किसी को। सबका राइट है, जो भी इस देश का नागरिक है उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। जो ऑप्टर्स क्लास है फ्री मिलना चाहिए, और एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अकेली एक ऐसी वाहिद कुंजी है, की है, जो तमाम हैव और हैव नॉट के गैप को खत्म कर देगी। जो इतना ज्यादा खाई खुल गई है वेल्दी और पुअर पीपल में, हैव एंड हैव नॉट में, उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही पाट सकता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले तो रिक्शा पुलर का बच्चा भी बेहतर जिंदगी करके पूरी जेनरेशन बदल देता है। तो मुझे लगता है अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगी तो देखिए रिक्शा पुलर का बच्चा भी रिक्शा पुलर ही बन जाएगा। लेकिन आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कीजिए कि हर एक को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। और मैं तो कहती हूँ कि जो कठारी कमीशन का 1968 से पड़ा हुआ है रिकमेंडेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, चपरासी का बच्चा, नेता का बच्चा, आईएएस का बच्चा, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा, सब एक साथ पढ़े, जिसका जो कैलिबर है उसके हिसाब से आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की भी मांग है, और हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में, तो ये एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। मैम, कैन यू शेयर अ सक्सेस स्टोरी ऑफ योरसेल्फ जिससे आपको सक्सेस भी है ऑब्वियसली और बहुत सुकून मिला हो, सेटिस्फैक्शन कि ये चीज करके बहुत ज्यादा प्लीज्ड आप हुई हो? हाँ, जैसे मैंने आपसे बताया कि मैंने जो 27 साल काम किया, तो अब मुझे बैठ के लगता है कि हाँ, अब औरतों में जो टनल बिल्कुल अंधेरी थी वहां मुझे रोशनी दिखती है। और जिस तरह से निर्भया के केस में मैंने भी अपना इनपुट दिया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं आज भी टीवी चैनल्स में बराबर औरतों के ही मुद्दों पे बात करती हूँ, चाहे वो टूशा का केस हो, चाहे नोएडा का केस हो, या इससे पहले कोई केस हो, सबसे पहले आपकी आवाज जी, मैं सबसे पहले उस पे डिबेट में पार्टिसिपेट करती हूँ, और बाकायदा औरतों के मुद्दों को आगे ले जाती हूँ, और उनके साथ खड़ी हूँ। मैं अपने आप को अपनी तमाम बहनों के साथ जोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि जो बहनें हमारी निकल के आती हैं और मजबूती से अपनी एफआईआर दर्ज कराती हैं, ये उनके बहुत हौसले की बात है, क्योंकि इस कदर हैरेसमेंट आप देख रहे हैं कि औरतों का किसी का रेप हो जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले निर्भया में कहा जा रहा था कि भाई बॉयफ्रेंड के साथ गई तो हो जाएगा। तो ये तो कोई नहीं है कि कोई किसके साथ जाए। भाई ये आप देखिए, जब लड़कियां काम कर रही है, साइंटिस्ट है, वो मीडिया में है, तो वो रात में भी कवर करेगी, दिन में भी। साइंटिस्ट रात में भी लेबोरेटरी में काम करेगी। तो आपने इस तरह से औरतों के लिए एक दीवार खड़ी कर दी कि वो आगे ना बढ़ सके, मर्दों के साथ शाना बशाना कहीं उनसे आगे न निकल जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको जब महिलाओं के मुद्दे से अपने को जोड़ना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। और मैम, इसमें डिफिकल्ट सिचुएशंस भी, कुछ हर्डल्स भी आए होंगे जो आपने फेस किए होंगे? बिल्कुल, बहुत हर्डल्स आए जब आप इस लेवल पे काम जब हम लोग एक केस कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस का, बहुत पुरानी बात है, तब उसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन की, अजंता लोहित। तो हम लोग सब गए, औरत के बहुत मारा था, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो हम लोग उसके घर पहुंचे, वो आई हम लोग के पास, हम लोग पहुंचे, तो बस जब उसके हस्बैंड को डांटना शुरू किया अजंता ने, तो वो औरत एकदम मुड़ गई। वो एक जमाना था, मैं बता रही हूँ आपसे, 15 साल 18 साल पहले। वो कहने लगी नहीं, इनको अपशब्द मत बोलिए पति को, बस धमकाइए कि मुझे रखे रहे। तो एक वो जमाना था, उससे कई मैं कहूँगी सीढ़ियां अब ऊपर औरत चढ़ के आई है और अपनी बात कह रही है। अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस डोमेस्टिक वायलेंस को वो खुल के कह रही है। और फिर जब हम लोगों ने कई केसेस किए, डॉक्टर थे, उनका डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, वो हम लोगों ने किया, और जब कर लिया तो एक बड़ा सुकून लगा, सक्सेस हमें मिली। इसी तरह से शेखर हॉस्पिटल के पास जो ये ग्रामीण बैंक की कॉलोनी है, उसमें एक केस था जहाँ एक लड़की के साथ बराबर बलात्कार हो रहा था। वो
झारखंड की बच्ची थी। ओह। तो बराबर वहां जाके हम लोग पुलिस लेके गए, उसमें रूपरेखा जी भी हम लोग के साथ थी जी जी और जी वहां से उस लड़की को निकाला। तो मतलब वो भी एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमने कुछ किया, किसी बच्ची को के साथ मदद किया, हिम्मत करके हम गए और उसको निकाल के लाए पुलिस की मदद से। जी जी तो जी इस तरह के तमाम केस जो है हम लोगों ने किए। वो दौर था कि जब मुस्तकिल जो एक्टिविज्म है, जी जो सोशल वर्क है, वो ग्राउंड पे होता था। तब इतना उस पे सोशल मीडिया पे नहीं होता था, ग्राउंड पे होता था। तो वो दौर था जिसने बहुत काम किया, लोगों ने, सभी वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने बहुत काम किया, सोशल एक्टिविस्ट ने जी दौर जी में जी। बहुत काम किया। नहीं मैम, अपने बिजी शेड्यूल से मतलब इतना टाइट शेड्यूल रहता है, उसके बाद ये सब चीज़ें सोचना और उस पे इम्प्लीमेंट करना, और कि ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन्स के लिए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। तो ये मुझे लगता है एक इंस्पिरेशन जो यंग लेडीज़ हैं या यंग वुमेन, यंग हैं, जनरेशन की औरतें, लड़कियां खास तौर से, उनको भी मिलनी चाहिए और वो भी इस चीज़ से इंस्पायर होंगी। मैम एक चीज़ मुझे ये आपसे जानना है, जो अभी आजकल फ्रेश चल रहा है एकदम मैटर, कॉकरोच पार्टी वाला, हम्म। जैसे जंतर मंतर पे वो गए और अभिजीत दीपके जी, और जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ सक्सेसफुल भी रहा, हम यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग सामने खुल के आए, उसके बाद भी वहां प्रोटेस्ट करने के लिए अलग से एक भीड़ आ जाती है। तो अब ये कुछ नेगेटिव कह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कह रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है? किस देखिए, मेरा कहना है कि इस वक्त लोगों में अनरेस्ट तो है, यूथ में बहुत, जी जिससे कि यूथ वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और जो पेपर लीक, बहुत सी चीजें उनके साथ हैं गए। लेकिन जो कॉकरोच पार्टी है, जनता पार्टी, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है ओके। क्लियर। और उसके अलावा कोई एक बहुत बहुत मतलब मैं कहूँगी पैशन कि है। मिशन नहीं है कोई जी ऐसा। जी। उनका, उनके पास विजन भी नहीं है उस विजन तरह है। का। और मुझे तो अन्ना हजारे जैसी ये पार्टी। लग रही है, क्योंकि अन्ना हजारे भी करप्शन के लिए आए थे। तो मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि ये कौन सी पार्टी है, क्या इसका मोटिव है, क्या इसका बैकग्राउंड है, उसके बाद ही जुड़ना चाहिए उससे। जैसे बस। काफी लंबा ड्यूरेशन वो ट्रैवल करके आए और फिर डायरेक्ट आके वो दिल्ली जंतर मंतर हाँ, पे, जनता तो जमातर पैशन पे। तो था उनमें, लेकिन अब वही हाँ विजन को हाँ, फिर टेस्ट उनको करने वाली बात। परमिशन मिल गई, जी जी है ना। तो ये भी बड़ी बात है कि उनको परमिशन मिल गई, और लोगों को नहीं मिलती जो करना चाहते हैं, जी जेन्युइन भी जी। करना चाहते हैं। तो बहुत से इश्यूज हैं इसके अंदर। कुछ लोग उसको बहुत अच्छा बता रहे हैं। इन अ सेंस वो अच्छी है कि लोगों के अंदर का जो एंगर है, डिससेटिस्फेक्शन है, जी जी। उसके उसके साथ लोग उसके साथ जाके खड़े हो गए कॉकरोच जनता पार्टी में, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश था और मैम अनएम्प्लॉयमेंट का भी था एक मसला। जी जी, लास्ट में मैम एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी आवाज़ जो चैनल है वो लोगों को हेल्प करने के लिए ही है, और जो भी चीज़ें उनकी प्रॉब्लम्स को विद इन 72 आवर्स रिजॉल्व करता है। तो मैम आप, हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी व्यूवर्स से कि भाई आप सब, मुझे यकीन है कि एक अच्छे इंसान होंगे, हसास इंसान बनिए। अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरह का चल रहा है, तो आप हमेशा जो विक्टिम है उसके साथ खड़े होइए, उसकी हेल्प कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। Thank you, ma'am, for giving your precious time to आपकी आवाज़. And in our थैंक यू। next podcast session, new personality will be there. Keep watching आपकी आवाज़ and don't forget to subscribe.